हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिरोध की निर्भरता की अपनों ने चर्चा की थी। प्रतिरोध अपनों ने देखा था कि 4 राशियों पर निर्भर करता है, जैसे पदार्थ की प्रकृति, तापमान, तार की लंबाई और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इन चारों राशियों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता तार की लंबाई पर अपनों ने देख ली थी। अपनों ने देखा था कि जब अगर एरिया कांस्टेंट हो, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कांस्टेंट हो, तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात लंबाई बढ़ने पर तार के प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी और लंबाई घटने पर तार के प्रतिरोध में भी क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद अपनों ने देखा था कि यदि आयतन कांस्टेंट हो या ऐसा कुछ वर्ड प्रश्न में दिया जाए जिससे पता लगे कि आयतन कांस्टेंट है, तो पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये सारी बातें अपनों ने देख ली थी। अगर आज अपन चर्चा करते हैं कि प्रतिरोध किस तरह से क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो दूसरी निर्भरता पढ़ रहे अपन, प्रतिरोध की निर्भरता किस पर? तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। देखिए, सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा था कि R बराबर होता है रो L बटे ए, जहां पर रो क्या है, पदार्थ की तार की प्रतिरोधकता, L क्या है, तार की लंबाई, और A क्या है, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, R क्या है, तार का प्रतिरोध है। तो यहां से यदि तार की लंबाई नियत रहे, क्या नियत रहे, तार की लंबाई नियत रहे, तो तार का जो प्रतिरोध है वो तार के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात प्रतिरोध यदि बढ़ेगा तो तार का क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। मोटे तारों का प्रतिरोध, जिनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो मोटे तारों का प्रतिरोध पतले तारों से कम होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए, यहां पर अगर मैं प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, अगर यहाँ पर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर रख दूं मैं, जहां पर आर क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है, ठीक है, जहां पर आर क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है। यदि यहाँ पर ये पुट किया जाए तो यहाँ से मुझे प्राप्त होगा कि तार का जो प्रतिरोध होगा, अच्छा इस आर को मैं स्मॉल आर ले लूँ ताकि आपको प्रतिरोध और आर में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिरोध जो होगा वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, आर स्क्वायर से। यहाँ से अपने को समझ में आता है कि प्रतिरोध एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है और प्रतिरोध त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा A2 बटे A1, व्युत्क्रमानुपाती है तो, और यहाँ पर R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा स्मॉल r2 अपॉन स्मॉल r1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पर सीधे व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि जब लंबाई को अगर नियत कर दिया जाए तो प्रतिरोध जो होगा तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की जगह अगर मैं त्रिज्या को पुट कर दूं तो त्रिज्या के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। चलिए, अब अगर अपन बात करते हैं इसी में केस नंबर सेकंड, जब तार का आयतन नियत हो। तार का आयतन क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, जिसमें आपको ऐसा कहा जाए कि तार को खींचकर लंबा किया गया या प्रेस सिकुड़ा गया, है ना, जिसमें एरिया बढ़ता हो, या खींच के लंबा किया गया हो जिसमें लंबाई बढ़ती हो और एरिया क्या होता हो, कम होता हो। चलिए, तो जब तार को क्या किया जाए, खींच कर लंबा किया जाए, इसी में जब तार को खींचकर लंबा किया जाए, यदि तार को खींचकर लंबा कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आयतन क्या है, नियत है ना। यदि आयतन नियत है, इसका मतलब एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, नियत हो गया। एरिया इंटू लेंथ अगर नियत हो गया तो लेंथ जो होगी वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी।
तार की लंबाई क्या हो जाएगी, एरिया की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले वाले में हो रहा था, है ना। तार की लंबाई में अपनों ने किया था। अब यहाँ पर अपने को पता है कि आर जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर लंबाई की जगह में 1/, एरिया रख रहा हूँ, लंबाई की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, 1/, एरिया। तो आर जो होगा वो लंबाई की जगह तो रख दिया 1/, एरिया, और ये पहले से क्या है 1/, एरिया, मतलब यहाँ से आर जो होगा वो एरिया के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कब, जब आयतन क्या हो, नियत हो, आयतन क्या हो, नियत हो, तार का आयतन नियत हो। आयतन को यदि नियत कर दिया जाए या प्रश्न में ऐसा कहा जाए कि तार को खींचकर लंबा किया या सिकुड़ा गया, तो इस स्थिति में तार का प्रतिरोध जो होगा तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर एरिया की जगह मैं त्रिज्या को पुट करूं, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रखूं, आपको पता है एरिया बराबर πr² होता है। अगर यहाँ पर त्रिज्या को पुट किया जाए तो r इस प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एरिया की जगह मैंने रख दिया πr² और उसका भी क्या, स्क्वायर, तो r जो हो जाएगा वो r⁴ की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब त्रिज्या की 4 घात की क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कब, जब तार का क्या नियत हो, आयतन नियत हो। तो ये दो केस अपनों ने देख लिए, प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता और प्रतिरोध की क्षेत्रफल पर निर्भरता। दोनों में ही अपनों ने देखा कि यदि सामान्य बातें हो, सामान्य बातें मतलब जब मैं तार की लंबाई पर निर्भरता देख रहा हूं तो तार लंबाई के समानुपाती हो जाएगा, तार का प्रतिरोध जो होगा वो लंबाई की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब एरिया को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, है ना। और जब तार जो होगा वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जब लंबाई को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। ये दोनों सामान्य बातें। अगर आपको खींचकर लंबा करने की कहे या आयतन को नियत कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आयतन अगर नियत कहे, यदि आयतन को नियत कर दिया जाए तो तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई की स्क्वायर की समानुपाती हो जाएगा, लंबाई की स्क्वायर की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। और तार का प्रतिरोध जो है वो एरिया की स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इन दोनों स्थितियों की चर्चा अपन करेंगे। चलिए इन दोनों पे प्रश्न भी अपन अच्छे से करेंगे। तो तार की लंबाई पर निर्भरता कैसे और तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता कैसे, प्रतिरोध की, है ना। प्रतिरोध की लंबाई पर भी निर्भरता अपनों ने देख ली और प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भरता अपनों ने देख ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तार की प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। तो तापमान पर निर्भरता की चर्चा करने से पहले एक बार ये सारी राशि आप देख लीजिए अच्छे से। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, प्रतिरोध की निर्भरता अपनों ने पढ़ी तार की लंबाई पर, है ना। कब आयतन कांस्टेंट हो रहा है, क्या कहे तो कांस्टेंट करना है प्रश्न में, इन सारी बातों का अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इससे आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं तार के प्रतिरोध की, तार के प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता, तापमान पर निर्भरता, तार के प्रतिरोध के तापमान पर निर्भरता देखते हैं। देखिए यहां पर एक राशि आती है ताप प्रतिरोध गुणांक, ताप प्रतिरोध गुणांक। ताप प्रतिरोध गुणांक को अपन अल्फा से लिखते हैं। क्या होता है अच्छे से समझते हैं। तार प्रतिरोध गुणांक जो होता है वो प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन, कब, ताप प्रतिरोध गुणांक क्या है, इकाई प्रतिरोध का तार, प्रतिरोध कितना कर दूं, एकांक कर दूं, इकाई प्रतिरोध के तार के तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करूं, यदि तार का प्रतिरोध कितना है, 1 है, तार का प्रतिरोध कितना है, 1 है, इकाई प्रतिरोध तार के तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करूं तो उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहते हैं, ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा कहते हैं। ताप प्रतिरोध गुणांक को काहे से लिखा जाता है, अल्फा से लिखा जाता है। तो तार का ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा, ये अल्फा जो होता है चालक पदार्थों में पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। वैसे बहुत कम होता है, 1-2 डिग्री या 2 डिग्री या 10 डिग्री परिवर्तन करने पर
तार के प्रतिरोध में इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अल्फा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। हालांकि धनात्मक होता है, परिवर्तन जरूर होगा। तो यहाँ से अल्फा, मेरे पास अल्फा की परिभाषा क्या आ जाएगी कि तार के इकाई प्रतिरोध के लिए, इकाई प्रतिरोध के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन पर होने वाला प्रतिरोध में परिवर्तन क्या कहलाता है, ताप प्रतिरोध गुणांक कहलाता है। ताप प्रतिरोध गुणांक कहलाता है। तो परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन, आर क्या है, तार का प्रतिरोध, और डेल्टा आर क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन। प्रतिरोध में परिवर्तन बटे आर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो देखना ध्यान से, अल्फा बराबर मेरे पास था डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी। डेल्टा आर बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर अल्फा डेल्टा टी। क्लियर। और डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा आर होता है प्रारंभिक अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, है ना। अंतिम प्रतिरोध माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध में परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहाँ पर अगर इन इनपुट करूँ तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 बराबर, ये क्या है, R1 अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ से मेरे पास R2 बराबर आ जाएगा, ये R1 इधर आएगा तो R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है। यहाँ से अगर मैं R1 को कॉमन ले लूँ तो R2 बराबर मेरे पास आ जाएगा R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये मेरे पास एक ताप पर निर्भरता की इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं डेल्टा टी को अगर पुट करूँ, अल्फा को पुट करूँ और R1 मुझे पता हो तो मैं R2 आराम से निकाल सकता हूँ। जैसे अपने को किसी एक तापमान पर प्रतिरोध दे दे, उस पर अल्फा दे दे, और किसी दूसरे तापमान पर प्रतिरोध पूछे तो अपन आराम से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की सहायता से। तो ये था तार के प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता। यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि जैसे ही डेल्टा टी बढ़ेगा मतलब तापमान बढ़ेगा, तापांतर बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, आर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब तापमान बढ़ाने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब आप सेल पढ़ोगे, विद्युत सेल के बारे में पढ़ोगे, वहां पर एक शब्द आएगा आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी हो। तो वहां पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ाने पर घटता है। इसलिए घटता है क्योंकि वहां पे आयनों की गतिशीलता बढ़ती है, इसलिए चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव होता है, तापमान बढ़ाने पर आर क्या होता है, बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर रो भी क्या होता है, बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर रो भी क्या होता है, बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। आर बढ़ेगा तो आई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अर्थात चालकता कम हो जाएगी। चालकत्व या विशिष्ट चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपनों ने प्रतिरोध की निर्भरता लंबाई पर देख ली, क्षेत्रफल पर देख ली और तापमान पर देख ली। ठीक है, तो प्रतिरोध 4 राशियों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति, तापमान, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और तार की लंबाई। कब क्या लगाना है वो अपन प्रश्न में अच्छे से समझेंगे। चलिए प्रश्न करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं कोई एक प्रश्न दे देता हूं, देखना। माना कोई तार जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई L है ना। प्रतिरोध दे देता हूं R है, प्रतिरोध कितना है, R है, प्रतिरोध R है। यदि तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना
कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। चलिए, नया प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मुझे प्रश्न में ना तो ये कहा है कि आयतन नियत है और ना ही ये कहा है कि तार को खींचकर लंबा किया या किस तरह से लंबा किया। तो यहाँ पर जब कुछ ना कहे तो अपन यही समझेंगे कि एरिया क्या है, कांस्टेंट है। जब कुछ ना कहे तब क्या समझना है कि एरिया क्या है, कांस्टेंट है। और एरिया को अगर कांस्टेंट दे दिया गया, एरिया यदि नियत है, तार का क्षेत्रफल नियत है, तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तार का प्रतिरोध लंबाई के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। मतलब R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1/L2। यहाँ से मेरे पास R1 बराबर कितना दे रखा है, R दे रखा है, L1 बराबर मेरे को L दे रखा है। परिवर्तन क्या किया, R2 मुझे ज्ञात करना है और L2 को कितना कर दिया, 4 गुना। 4 गुना मतलब प्रारंभिक का 4 गुना 4L कर दिया। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो R1 की जगह मैंने R रख दिया, R2 की जगह R2 मुझे पता नहीं है, और L1 की जगह मैंने L रखा और L2 की जगह कितना रख दिया, 4L। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 इधर जाएगा तो R2 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4R। मतलब तार की लंबाई को 4 गुना किया गया तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, है ना। ये था सिंपल से प्रश्न, ऐसे आराम से हो जाएंगे आपसे, है ना। एक बार और अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न में यदि मैं इसी प्रश्न में पूछ लूं, क्या पूछ लूं, देखिएगा ध्यान से। उपरोक्त प्रश्न में यदि तार की लंबाई को खींचकर लंबा किया जाए, खींचकर लंबा किया जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात करो। नया प्रतिरोध, देखिए खींचकर लंबा किया है तो सिर्फ लंबा नहीं हुआ है, उसमें एरिया भी क्या हुआ है, कम हो गया है। खींचकर लंबा करने में सिर्फ लंबा नहीं होता, एरिया भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में अपना आयतन नियत हो जाएगा। क्या नियत हो जाएगा, आयतन नियत हो जाएगा। जब आयतन नियत हो जाए या ऐसा कहा हो कि तार की लंबाई को खींचकर लंबा किया हो, तब जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई की स्क्वायर के समानुपाती होता है। स्क्वायर के समानुपाती होता है, मतलब R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1/L2 का होल स्क्वायर। R1 R2 अपने को पता है, दे रखे हैं, देखो R1 कितना है, R है, R2 पता नहीं है, L1 L है और L2 को कितना कर दिया है, 4 गुना कर दिया है। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। R1 की जगह मैंने R रख दिया, R2 मुझे पता नहीं है, L1 की जगह मैंने L रख दिया, L2 की जगह क्या रख दिया, 4L, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए करते हैं, R/R2 बराबर क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर अपन 4L, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर, L के स्क्वायर से L का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 उधर जाएगा तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 16R। कितना फर्क आ गया, है ना। सिर्फ एक शब्द डालने से कि तार को खींचकर लंबा किया और उसमें उसने कुछ नहीं लिखा, कितना अंतर आ गया, उसमें आंसर डायरेक्ट आ गया 4R, और यहाँ पर स्क्वायर हो क्या आया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया तो 16R आ गया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यदि प्रतिरोध का क्षेत्रफल नियत रखा जाए या कुछ नहीं कहा जाए तो अलग टाइप से प्रश्न होता है। यदि तार का तार को खींचकर लंबा किया जाए या तार का आयतन नियत रखा जाए तो प्रश्न फिर अलग तरीके से होता है। चलिए और प्रश्न देखते हैं, लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भरता के ऊपर प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, कोई तार जिसका प्रतिरोध कितना है, जिसका प्रतिरोध R है, लंबाई L है, लंबाई कितनी है L, क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल A है। यदि तार के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात करो, नया प्रतिरोध ज्ञात करो। ऐसा आपके पास प्रश्न है।
एक बार वीडियो को पुश करके अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। चलिए, चलो आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आंसर भी आ गए होंगे। अपन इसको करके देखते हैं सॉल्यूशन, देखना ध्यान से। देखिए, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R1 मुझे दे रखा है कितना, R है ना। प्रारंभिक लंबाई L1 जो है वो कितनी दे रखी है, L दे रखी है। और एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, A दे रखा है। ठीक है, परिवर्तन किसमें किया उसने, अच्छा अंतिम प्रतिरोध पूछा है, परिवर्तन किया क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल को पहले का कितना कर दिया, आधा कर दिया। पहले का कितना कर दिया, आधा कर दिया। क्षेत्रफल को कितना कर दिया उसने, आधा कर दिया। अच्छा, जब कुछ ना कहे है ना, तो लंबाई को कांस्टेंट मानना है, और लंबाई कांस्टेंट है, इसका मतलब तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मतलब R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, A2/A1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 R है, A1 A है, R2 निकालना है, और A2 को कितना कर दिया, A/2 कर दिया। यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा, 1/2 नीचे आएगा, तो R/R2 बराबर कितना बचा, 1/2। मतलब R2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2R आ जाएगा। देख रहे हो, क्षेत्रफल को यदि आधा किया तो प्रतिरोध दुगना हो गया, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसी प्रश्न में मैं पूछ लूं कि उपरोक्त प्रश्न में यदि तार को खींचकर लंबा किया गया था, तार को अगर खींचकर लंबा किया गया था, तो फिर वो वाला कैसा आ जाएगा जिसमें आयतन कांस्टेंट रहता है। और जब आयतन कांस्टेंट रहता है तो तार का जो प्रतिरोध होगा वो एरिया के स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। एरिया के स्क्वायर के हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस स्थिति में मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ R की जगह कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा। R2 की जगह कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा। तो ये आप घर पे करके देखिए, प्रश्न लिख लीजिएगा। इसी प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में यदि तार को खींचकर उसके क्षेत्रफल को आधा किया गया तो नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो प्रतिरोध की निर्भरता आप लोगों ने देख ली, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और तापमान पर। ताप प्रतिरोध गुणांक के बारे में अपनों ने देख लिया। पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है ना। पदार्थ जैसा होगा वैसे हिसाब से उसका प्रतिरोध होगा। तो अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग पदार्थों का रो होगा, सिग्मा होगा, तो वो उन पे निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए, प्रतिरोधों के संयोजन की अपन चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिरोध की निर्भरता आपको समझ में आ गई होगी, चार चीजों पे जिस प्रकार से निर्भर करता है। अभी तक अपन 10वीं राशि को अध्ययन कर रहे हैं। 10वीं राशि चल रही है अपने पास, है ना। मैं आपको कुल 13 राशियाँ पढ़ाने की बात कही थी और मैंने कहा था कि 13 राशियों में हम आपका चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो 13 राशियाँ मैं एक बार आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले अपनों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पढ़ा था, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के बाद में अपनों ने विश्रांति काल पढ़ा था। विश्रांति काल माध्य मुक्त पथ पढ़ा था, और माध्य मुक्त पथ पढ़ने के बाद में अपनों ने तापी चाल पढ़ी थी। तापी चाल के बाद में अपनों ने अपवन वेग पढ़ लिया। अपवन वेग पढ़ने के बाद में अपनों ने धारा घनत्व, गतिशीलता, ये सारी चीजें पढ़ी, गतिशीलता, धारा घनत्व, है ना। उसके बाद में अपनों ने प्रतिरोधकता पढ़ी, चालकता पढ़ी, और 10वीं राशियों पे अपन किस पे आ गए, प्रतिरोध पे आ गए। और प्रतिरोध के बाद में मैं आपको विद्युत सेल पढ़ाऊंगा, है ना। विद्युत सेल का अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। विद्युत सेल के संयोजन का भी अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में मैं आपको कुछ उपकरण पढ़ाऊंगा जो 12वीं राशि है ना। और उसके बाद में अपन शक्ति का अध्ययन करेंगे जो 13वीं राशि है। क्लियर। तो ये सारी राशियां मैंने एक साथ आपको गिनवा दी है। चलिए, तो प्रतिरोध के संयोजन की अपन चर्चा करते हैं। प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, है ना। प्रतिरोध के मात्रक आपको पता चल गए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध के नॉर्मली 2 प्रकार के संयोजन अपन पढ़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इस बार का जो 12th का सिलेबस है 23-24 वाला, उसमें प्रतिरोध के संयोजन हटा दिए, निर्भरता दे रखी है ना। प्रतिरोध के संयोजन क्या कर दिए, हटा दिए। हाँ, सेलों के संयोजन जरूर दे रखे हैं। तो सेलों के संयोजन, शक्ति वगैरह पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत प्रतिरोध का संयोजन आना जरूरी है। वैसे तो हटा दिए, लेकिन अगर फिर भी अगर आप बाकी चीजें, आगे वाली चीजें अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिरोध का संयोजन जरूर देखिए। और आइए चलिए देखते हैं। चलो, तो चर्चा करते हैं प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। नॉर्मली 2 प्रकार के संयोजन अपन करते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहली चर्चा करते हैं किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन की अपन चर्चा करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। श्रेणी क्रम संयोजन में ये जैसे एक प्रतिरोध है
है ना। ये कोई भी एक प्रतिरोध है जिसको मैंने R1 नाम दिया है, ठीक है। R1 का ये पहला सिरा है और R1 का ये दूसरा सिरा है। माना कोई दूसरा प्रतिरोध है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, R2 नाम दिया है। R2 का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। माना कोई तीसरा प्रतिरोध है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, R3 नाम दे दिया। R3 का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। अगर पहले प्रतिरोध का, देखना ध्यान से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसा जो संयोजन होता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बैटरी भी लगा देता हूँ। ये मैंने एक बैटरी लगा दी यहाँ पर, है ना। बैटरी का वोल्टेज माना कितना है, ये कुंजी लगा दी। बैटरी का वोल्टेज माना कितना है, V है। यहाँ से धारा प्रवाहित होगी जिसका मान कितना आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन में एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, प्रवाहित होने वाली धारा, सारे ही प्रतिरोधों में जो धारा प्रवाहित होती है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। सारे ही प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी। श्रेणी क्रम में हमेशा धारा समान रहेगी, लेकिन जो विभव होता है वो अलग अलग प्रतिरोध के हिसाब से अलग अलग बट जाता है। माना R1 पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा, V1, R2 पर जो विभव आएगा वो V2 और R3 पर जो विभव आएगा वो कितना आ जाएगा, V3 आ जाएगा। और टोटल जो विभव है वो अपने को पता है कितना है, सेल का विभव V है। ये सेल का विभव V1, V2 और V3 में बट रहा है। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ये सारे प्रतिरोध मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ रखे हैं। अगर ऐसा संयोजन आपको कहीं पर भी दिखता है तो इसको अपन कौन सा संयोजन कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। देखते हैं इसके प्रश्न कैसे करते हैं। अच्छा, कुछ बातें आप हमेशा ध्यान रखोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत रहती है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है। धारा क्या रहती है, समान रहती है ना। और समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहेगा, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है। क्या समान रहता है, विभव समान रहता है। चलिए इन बातों की चर्चा अपन आगे और करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो नेट विभव होगा, जो कुल विभव होगा V बराबर, जो कुल विभव होगा वो तीन जगह बटा, V1, V2 और V3 में। तो तीन जगह विभव बटा V1, V2 और V3 में। तो नेट जो विभव आ गया, क्या आ गया, V नेट बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो गया, V होगा। अच्छा, V नेट जो होगा ओम के नियम से अगर मैं देखूँ, ओम का नियम अपनों ने पढ़ लिया प्रतिरोध से पहले, तो ओम के नियम से अगर मैं देखूँ तो V नेट बराबर आएगा मेरे पास I इंटू क्या, R नेट। V नेट बराबर क्या आएगा, I इंटू R नेट। ऐसे ही V1 जो होगा वो I इंटू R1 हो जाएगा, V2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, I इंटू R2, और V3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I इंटू R3। अब V1, V2, V3 और V नेट की जगह में सबकी वैल्यू रख देता हूँ। देखिएगा, V नेट की जगह I इंटू R नेट रखा, बराबर क्या हो जाएगा, V1 की जगह क्या रखा, I इंटू R1, V2 की जगह क्या रखा, I इंटू R2, V3 की जगह क्या रखा, I इंटू R3। यहाँ पर I को कॉमन लेके मैंने क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। I को कॉमन लिया, मैं लेके दिखाऊं क्या, देखिएगा, ये I इंटू R नेट बराबर, यहाँ से I को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, R1, यहाँ क्या बचेगा, R2 और यहाँ क्या बचेगा, R3। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट काटना समझ में नहीं आता हो तो आप ऐसे देख लीजिए, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से श्रेणी क्रम संयोजन में मेरे पास R नेट तुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R4 भी होता तो प्लस R4 कर लेते, जैसे कहाँ तक कर सकते हैं, Rn तक कर सकते हैं, n तक कर सकते हैं। तो ये था अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन में और भी अगर मैं चर्चा करूँ आगे, देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जो नेट तुल्य प्रतिरोध मेरे पास जो आया, श्रेणी क्रम संयोजन में जो मेरे पास तुल्य प्रतिरोध आया है, देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आया है R नेट, वो मेरे पास आया है R1 प्लस R2 प्लस R3, और तीनों ही प्रतिरोध में धारा जो है वो क्या है, समान है। धारा है वो क्या है, समान है। अगर मैं V बराबर IR से देखूं,
V बराबर IR से देखूं तो धारा तो क्या हो गई, समान हो गई, मतलब पूरे परिपथ में धारा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो जो विभव होगा वो प्रतिरोध के अनुपात में बटेगा। किसके अनुपात में बटेगा, प्रतिरोध के अनुपात में बटेगा। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 जो होगा वो R1 अनुपात R2 अनुपात क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। टोटल जो विभव बटेगा, ये जो विभव बटा था अभी, ये प्रतिरोध पर V1 V2 और V3 जो बटा था, ये इस प्रतिरोध के अनुपात में बटने वाला है। किसके अनुपात में बटेगा, प्रतिरोध के अनुपात में बटेगा। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा उस पर क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा, क्योंकि सीधे अनुपात में बट रहा है ना। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा, सीधे अनुपात में बटने के कारण। क्लियर ना यहाँ तक। कैसे बांटेंगे, अच्छा बांटने वाले प्रश्न भी अपन करने वाले हैं, तो वो प्रश्न में करेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए। चलो आगे देखते हैं। विभव जो बटने वाला है प्रतिरोध के अनुपात में बटने वाला है, और धारा तो क्या रहेगी, समान रहेगी। धारा पूरे परिपथ में क्या रहेगी, समान रहेगी। और तुल्य प्रतिरोध जो अपने निकाला वो क्या निकाला, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 कहाँ तक, Rn तक। कितना भी हो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, हेडिंग लगा लेते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। मेरे पास ये कोई एक प्रतिरोध है जिसको मैंने R1 नाम दे दिया, ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। अच्छा ये कोई प्रतिरोध है जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, R2 नाम दे दिया, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। ये कोई प्रतिरोध जिसको मैंने R3 नाम दे दिया, इस R3 का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। अगर R1 R2 R3 सारों के पहले सिरे और दूसरे सिरे आपस में जुड़े हो तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। तो ये संयोजन कैसा हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। ऐसे डैश 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 n तक अपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो विभव होगा वो v होगा। और मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है, विभव समान रहता है। क्या समान रहता है, विभव समान रहता है। मतलब जितना विभव R1 पर खर्च होगा उतना ही R2 पे खर्च होगा, उतना ही R3 पे खर्च होगा, और उतना ही विभव क्या होगा, V होगा। तो यहाँ पर अगर विभव V है तो यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या समान हो जाएगा, विभव समान हो जाएगा। तो यहाँ पर V, तो यहाँ की वोल्टता भी कितनी आ जाएगी, V, यहाँ पर की भी कितनी आ जाएगी, V, और यहाँ की भी कितनी आ जाएगी, V आ जाएगी। लेकिन अगर मैं धारा की बात करूँ तो यहाँ से बहने वाली धारा अगर I है तो यहाँ पर धारा इस सारे ही प्रतिरोध में जाकर बट जाएगी। यहाँ पर धारा I1 हो जाएगी, यहाँ पर धारा कितनी हो जाएगी, I2, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, I3 हो जाएगी। अगर मैं कुल धारा की बात करूँ, कुल धारा, तो अपनों ने कुल धारा की अगर मैं बात करूँ तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। और अगर मैं ओम के नियम से देखूं तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, ये V नेट जो है V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R नेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा, I3 इंटू R3 हो जाएगा, है ना। V बराबर क्या हो जाएगा, I3 इंटू R3 हो जाएगा। ये V बराबर क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2 हो जाएगा। ये V बराबर क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 हो जाएगा। तो यहाँ से I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर V बटे R3 हो जाएगा। सबकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो I की जगह क्या रख दूँ, V बटे R नेट बराबर I1 की जगह क्या आ जाएगा, V बटे R1, I2 की जगह क्या आ जाएगा, V बटे R2, और R3 की जगह क्या आ जाएगा, V बटे R3। क्लियर है। यहाँ से मैंने V को कॉमन ले लिया तो V बटे R नेट बराबर हो जाएगा, V को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ V से V को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो समांतर क्रम संयोजन में जो R नेट आएगा वो क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 कहाँ तक, 1/Rn तक। कितने भी प्रतिरोध अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो उल्टे क्रम में जुड़ता है, वहाँ पर सीधे क्रम में जुड़ता है। ये प्रतिरोधों का संयोजन है। और कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। अच्छा
यहाँ पर धारा के बांटने, अच्छा विभव तो सब जगह समान है, अगर मैं धारा के बांटने की बात करूँ तो ओम के नियम से अगर देखूँ V बराबर IR होता है, V क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, V तो सब में समान है, तो I जो होगी वो प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बटेगी। I जो होगी वो किसके अनुपात में बटेगी, प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बटेगी, मतलब I1 अनुपात I2 अनुपात I3 जो होगा वो किसके अनुपात में बटेगी, 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ पर धारा क्या जाएगी, कम जाएगी, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में, और जिसका प्रतिरोध कम होगा वहाँ धारा क्या जाएगी, ज़्यादा जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने घरों में जितने भी संयोजन होते हैं, जो भी संयोजन अपन जोड़ते हैं, सारे ही समांतर क्रम संयोजन में लगे होते हैं। घर के जितने भी परिपथ जोड़े हुए होते हैं, किस संयोजन में जोड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि अपने घरों में जो वोल्टता आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट। कितनी आती है, 220 वोल्ट, और 50 हर्ट्ज की AC आती है अपने पास। क्या आती है, AC क्या होती है, DC क्या होती है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बता रखा है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप जाके वहाँ पर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए, तो प्रतिरोध के कैसे बांटेंगे, प्रतिरोध के बांटने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे अगर मैं चर्चा करूं, देखना ध्यान से। चलिए, प्रतिरोध के बांटने का तरीका, धाराओं को बांटने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। धारा को किस तरह से बांटना है, प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बांटना है। जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसकी धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अनुपात समानुपात आपको आते होंगे, नहीं आते हो तो अच्छे से अपन प्रश्न में देख लेंगे। तो ये था अपना समांतर क्रम संयोजन। उम्मीद करता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी जो आगे की बातें हैं वो अपन इनसे होने वाले प्रश्नों में करेंगे। तो कल अपन श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से होने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखते रहिए ज्ञान ऑनलाइन मेरे साथ, और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। चलिए, ठीक है, थैंक यू।